हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। स्टूडेंट्स मैं आपको 4 यूनिट तो उसमें करा चुका हूँ। स्टूडेंट इसमें भी मैं आपको कुछ यूनिट कराने वाला हूँ, 4 यूनिट। उसके बाद मैं आपको स्टूडेंट एक पेपर कराऊंगा। उस पेपर में से आपको काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में। देखिए क्या है। ऑपरेशन रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ विनिंग विदाउट एक्चुअली फाइटिंग। तो मतलब हो जाएगा, इसने दिया था, किसने दिया था? क्लर्क ने। ऑपरेशन रिसर्च, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ऑपरेशन रिसर्च इज अ साइंटिफिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग टू एग्जीक्यूट मैनेजमेंट। दिस इज डिफाइंड बाय, किसने डिफाइन किया था? H.M. वॉर्गर ने। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ गिविंग बैड आंसर टू प्रॉब्लम। तो बैड आंसर टू प्रॉब्लम, तो ध्यान रखना, T.L. सेट्टी। कौन थे? T.L. सेट्टी। अगला क्वेश्चन है, एन एलपीपी ऑफ मैक्सिमम हाउ मैनी वेरिएबल्स कैन बी सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। सभी स्टूडेंट जानते हैं ग्राफिकल मेथड से केवल दो वेरिएबल सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें दो एक्सेस होती है, एक्स एंड वाई। इफ देयर इज नो फिजिबल सॉल्यूशन, अगर कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा तो कोई भी आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन। इफ वन और मोर ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज जीरो, अगर कोई एक बेसिक वेरिएबल जीरो होता है तो उसको बोलते हैं डीजनरेट। ये कह रहा है, अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x1 से लेके xn तक सेटिस्फाइंग द कंस्ट्रेंट द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑफ द एलपीपी इज कॉल्ड। क्या कहलाती है स्टूडेंट? वो आपकी फिजिबल सॉल्यूशन कहलाती है। इफ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज जेड हो, वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो भी कैसी? इनडेफिनेटली, तो उसे बोलते हैं हम लोग अनबाउंडेड सॉल्यूशन। हम सब जानते हैं इसका सॉल्यूशन कितने होते हैं? एनसीएम होते हैं। अब स्टूडेंट ये मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, तो आप कैसे करोगे? आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू ये, x1 की ये, x2 की ये, x3 की ये ऑप्शन रख के देख लेना। जो सेटिस्फाई हो रहा हो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसकी बात करें तो कितना सॉल्यूशन होगा इसका? एनसीएम। ऐसे ही इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो सर अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टूडेंट, तो ये ग्राफ बन के आएगा। इसके तीन क्रिटिकल पॉइंट होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इन तीनों पर सॉल्व कर लेंगे, जहाँ पर मैक्सिमम आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये ग्राफिकल से कितने वेरिएबल होते हैं? दो वेरिएबल सॉल्व किए जाते हैं। अगर आपने ये सारी वैल्यू इसमें पुट की और इसका डिटरमिनेंट निकाला, अगर डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है तो नो सॉल्यूशन, अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। ऐसे ही आपके पास ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। क्या क्वेश्चन है? द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट ऑफ एन एलपीपी आर कैसे होते हैं? लीनियर होते हैं। ठीक है। If an LPP is with m restriction and n variable, then the maximum number of basic variable। ध्यान रखना, इसका भी आंसर क्या होगा? NCM। ये मैंने क्वेश्चन द्वारा करा दिया, द्वारा पेज आ गया स्टूडेंट वाला। अब देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ग्राफिकल वाले क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इसमें पूछा है, अगर मैं x1 की वैल्यू 1 पुट कर दूं, x2 की वैल्यू 0 और x3 की 1, कैसे सॉल्यूशन होंगे? अब इसको चेक करो, इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो ये नॉन बेसिक। ठीक है स्टूडेंट। तो ग्राफिकल प्रॉब्लम तो आप लोग कर ही लेना, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टूडेंट आपको। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। यहाँ पर कितनी इक्वेशन है? दो। और वेरिएबल कितने हैं? तीन। तो 3C2, कितने सॉल्यूशन होंगे? 3C2। ये गलत है, 3C2 होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज सेड टू बी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कब? जब उसके पास सॉल्यूशन फिजिबल हो, ऑप्टिमाइज हो और ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो। इन अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द एलपीपी, द वेक्टर्स एसोसिएटेड विद टू नॉन जीरो वेरिएबल्स आर क्या होनी चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी कैसा होता है? ध्यान रखना, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है उसके पास। अब इस सिस्टम की मैट्रिक्स फॉर्म पूछी है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? 1 1, ये रही। तो 1 1 2 2, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म पूछी है सिंपल केवल।
अ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, तो फिजिबल सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, मस्ट सेटिस्फाई ऑल प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट, वो भी कैसे, साइमल्टेनियसली। इफ टू कंस्ट्रेंट डू नॉट, ये ध्यान रखना, डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट का मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफिजिबल। अब देखो कितनी इक्वेशन है यहाँ पर, 4, 3c2, तो 3c2 को सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, तो इसका 3 आएगा, तो फैक्टोरियल 3c2 का आंसर होगा 3, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, ठीक है। अब ये कंडीशन किसकी होती है, सब लोग जानते हैं, प्राइस फैक्टर होता है। क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको लिए एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप पूरा देखिए, तो वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसे क्या बोलते हैं, प्राइस फैक्टर। इसका सॉल्यूशन पूछा है तो आप स्टूडेंट कर सकते हैं, तो देखो ग्राफ बना लीजिए इसका। पहला है, इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का, ये ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू -1 और ये +1, ये कट करेंगे, ये इधर जाएगा तो बड़ा x1 होगा, और जब इसे निकालोगे -1 और 1, ये इधर जाएगा, तो बाहर हो जाएगा, मतलब नो फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। A basic feasible solution of LPP is said to be non-degenerate, क्या कहलाएगी, non-degenerate। कब, none of these the basic variable is zero, कोई भी वेरिएबल जीरो ना हो, अगर वेरिएबल जीरो हो जाते हैं तो डिजनरेट कहलाती है। A basic feasible solution of LPP is said to be degenerate, feasible solution कब, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, at least one variable is zero। ये मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अच्छे, जो मैंने इसकी अलग से वीडियो बना रखी है उसमें। अगला क्वेश्चन है, अ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी शुड कैसा होना चाहिए, सेटिस्फाइंग प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। आइसोप्रोफिट लाइन क्या होती है, तो आइसोप्रोफिट लाइन होती है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑल ऑफ विच यील्ड द सेम प्रॉफिट। द कंस्ट्रेंट्स इन अ एलपीपी मॉडल्स रेस्ट्रिक्ट, क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। द टर्म लीनियर मीन्स, इस टर्म का लीनियर क्या होगा, ऑल द रिलेशंस इन द पर्टिकुलर प्रॉब्लम आर नॉट लीनियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसका कौन सा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या करते हैं हम लोग, ऑप्टिमाइज करते हैं। तो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, सारे के सारे रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है, बी की वैल्यू। इफ पी आपके पास कोई वर्टेक्स है और क्यू नंबर ऑफ बेसिक वो है, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, पी लेस देन क्यू, ये सवाल आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, क्या कह रहा है, अ फिजिबल सॉल्यूशन टू एलपीपी बट दैट सेटिस्फाई लीस्ट ऑफ द कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम, गलत, ये सही हो जाएगा। फिर कह रहा है, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी द आइसो कॉस्ट मेथड, तो आइसो कॉस्ट मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है आइसो कॉस्ट मेथड। अब इस ग्राफ का क्वेश्चन, ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टूडेंट आप लोग, तो एक बार लेस देन एक बार ग्रेटर देन, तो आपका नो फिजिबल सॉल्यूशन आएगा। द टर्म प्रोग्रामिंग रेफर्स टू, कहाँ से आया, धीरे ध्यान रखना, प्रोग्रेस डिटरमाइनिंग द प्लेन प्लान, क्या प्लान को, ये इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है। हाउ मैनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स एट लीस्ट मस्ट वेनिसेस फॉर फिजिबल सॉल्यूशन, तो उसके लिए राइट आंसर होगा n माइनस एन। अगर कोई भी जनरल सॉल्यूशन की बात करें, जनरल फॉर्म में क्या होना चाहिए, तो आपका कंस्टेंट कैसे होना चाहिए, स्ट्रिक्ट इक्वेशन फॉर्म होना चाहिए। LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इफ एनी वन ऑफ बी आई जीरोज देन, तो इसका कैसा होगा, डिजनरेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ कंस्टेंट इन बिकम रेडियंट बिकॉज, कब, जब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू आइसोप्रोपिट होनी चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं हुआ, ये वाला। द एलपीपी की बात की तो एलपीपी का आंसर हो जाएगा बी। इन अ एलपीपी इन विच ऑब्जेक्टिव फंक्शन पैरेलल टू द कंस्टेंट, तो क्या होना चाहिए, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4c2, तो 4c2 को सॉल्व कर लो, वही आंसर हो जाएगा। 4c2 तो 6 आएगा, 6 आंसर हो जाएगा इसका। 5 बेसिक और 4 नॉन बेसिक, ठीक है। इसको भी चेक कर लो।
आगे बात करते हैं, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात की गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो नन ऑफ दिस। द नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन टू एन एलपीपी, तो क्या होगा, एग्जैक्टली दो सॉल्यूशन होंगे, ध्यान रखना। इसकी बात करें तो 3C2 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा स्टूडेंट आपका 3। तो इस टाइप के सवाल तो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे स्टूडेंट, इतने लेंदी लेंदी सवाल चूक सकते हैं आप उनको एग्जाम के। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे बिल्कुल भी आपसे। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। इफ द कंस्टेंट है लेस देन साइन, तो लेस देन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, सिलेक्ट वेरिएबल ऐड होता है, क्या होता है, द नॉन नेगेटिव वेरिएबल विच आर एडेड टू एलएचएस दैट, तो कैसा होगा, सिलेक्ट वेरिएबल। द नॉन नेगेटिव वेरिएबल विच आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एलएचएस, तो उसका राइट आंसर होगा सरप्लस वेरिएबल। आगे बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग, every point on the isoprofit line within the permissible region, तो इसका आंसर होगा द सेम वैल्यू ऑफ z। अगला क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज या इक्वेशंस इन द एलपीपी, तो इसका आंसर होगा कंस्ट्रेंट होता है, क्या वो कंस्ट्रेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो इसका सी ऑप्शन इज रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। द सॉल्यूशन स्पेस रीजन ऑफ एलपीपी इज अनबाउंडेड ड्यू टू, किसकी वजह से होता है अनबाउंडेड, ना तो ए की ना बी की तरफ से, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना स्टूडेंट, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, ये यूनिट से सवाल ज्यादा बनेंगे स्टूडेंट आपके। A set is convex if the convex combination of any two points lies किसमें, inside the set में, set के अंदर। Which of the following is correct? The intersection of two convex set is also a convex set. The set of all convex combinations of a finite number of points x1 से xn तक, उसका आंसर क्या हो जाएगा, convex set। हाइपरप्लेन में कैसा होता है, कॉन्वेक्स सेट होता है, सेम यूनिट वेक्टर निकलते हैं इसके पास, लेमडा की वैल्यू 0 से 1 की जो वैल्यू करता है उसे बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ सी। ऑल बाउंड्री पॉइंट ऑफ अ कॉन्वेक्स सेट आर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे, नॉट नेसेसरी कि वो एक्सट्रीम पॉइंट हो। एवरी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ अ कॉन्वेक्स सेट कैसे होना चाहिए, बाउंड्री पॉइंट ऑफ अ सेट। द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी अकर, कब, जब बाउंड्री पॉइंट पर, ठीक है। ध्यान रखना जब भी लेमडा की बात करेगा तो टोटल सम कितना होना चाहिए, इसका 1 होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर कॉन्वेक्स, तो आप ध्यान दे सकते हैं, देखो जब भी टू इसमें से पहला भी कॉन्वेक्स है दूसरा भी कॉन्वेक्स है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से कॉन्वेक्स कौन सा नहीं है, तो ये वाला कॉन्वेक्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो इस वाले का रीजन बाहर की तरफ जाएगा, इस वाले का रीजन अंदर की तरफ आएगा, तो कुछ इस तरीके से दो पॉइंट खींचोगे तो बाहर की तरफ चले जाएंगे, इस वजह से कॉन्वेक्स नहीं है। ध्यान रखना अगर दो कॉन्वेक्स सेट है तो उनका इंटरसेक्शन कॉन्वेक्स सेट हमेशा होता है। द कॉन्वेक्स हल, तो कॉन्वेक्स हल ऑलवेज होल सर्कल को बोलते हैं हम लोग। ये दो इक्वेशन दे रखी है, ऑलवेज कॉन्वेक्स सेट होगा जब x1 x2 आपके 0 से बड़े होंगे। दो है, ये भी कॉन्वेक्स सेट है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, सर्कल की इक्वेशन इनसाइड है इस वजह से। इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स सेट नहीं है, तो साफ साफ देखो जब भी दो सेट दिखे हैं लेस देन और ग्रेटर देन, तो वहां पर बहुत कम चांस होते हैं कॉन्वेक्स सेट के होने के, ठीक है। ये कंडीशन तो पता ही है कॉन्वेक्स फंक्शन की, जब कब होती है, जब लैम्डा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्वेक्स, इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स है, तो कौन सा कॉन्वेक्स होगा, ये वाला, ठीक है।
इसके 4 पॉइंट निकलेंगे, तो वो 4 लाइन कैसे खींचेंगे, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो 4 पॉइंट कहाँ दिखाई दे रहा है, सी ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट होगा इसमें, अ हाइपरप्लेन इज अ कॉन्वेक्स सेट। x कैन नॉट बी एक्सप्रेस द कॉन्वेक्स सेट देन इट एक्सट्रीम पॉइंट, क्या कहलाता है, एक्सट्रीम पॉइंट। अ रेक्टेंगल विद साइड्स a1 एंड a2 दिस, तो इसका आंसर होगा पॉलीगन कॉन्वेक्स सेट। तो इसका आंसर होगा दिस, ठीक है। और ये एनसीएम की डेफिनेशन है। हाँ, इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स सेट है, ये वाला है, ये वाला है। ये वाला क्यों नहीं होगा, 2 पॉइंट लाइन खींचो तो ये वाला पॉइंट बाहर हो जाएंगे, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। तो पहला दूसरा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला दूसरा, ये वाला सी। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्वेक्स सेट, इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स सेट है, तो सीधी बात है ये वाला कॉन्वेक्स सेट है, सर्कल इनसाइड। इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स सेट, यूनियन जरूरी नहीं है, ठीक है। एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स इनसाइड दिस, कैसे होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट। ये आपका हाइपरप्लेन है, हमेशा कॉन्वेक्स सेट होता है, ठीक है। ये कंडीशन है, तो टोटल सम कितना आना चाहिए, ये क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर क्या होनी चाहिए जब 2 पॉइंट रखें, 0 होनी चाहिए। तो 0 0, सॉरी सेटिस्फाई कर जाएगा, तो लेफ्ट वैल्यू। एवरी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ax बराबर b, तो कैसा होना चाहिए, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स सेट इज फिजिबल सॉल्यूशन। द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीबी कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स सेट होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 32 आ सकता है पेपर में, ध्यान रखना, ये ई स्क्वायर में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। स्टूडेंट ये बार बताइए आप कौन सा सही होगा, डायग्राम से बताते हैं कैसे होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट आपको। अब देखो उसका डायग्राम बनाते हैं। पहले वाले का डायग्राम बनाओगे, सर्कल इनसाइड तो कॉन्वेक्स है, ये आउटसाइड हो जाएगा तो कॉन्वेक्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो आउटसाइड बनाओगे यहाँ से करके, तो जब यहाँ पॉइंट लोगे तो उसको खींचोगे तो पॉइंट अंदर की तरफ आ जाएंगे, इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा पहला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्वेक्स, इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स नहीं है, तो देखो ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, तो नॉन ऑफ दिस। एक बात ध्यान रखना, अल्फा बीटा तो कॉन्वेक्स सेट है, एस और टी उनका तो लीनियर कॉम्बिनेशन भी कैसा होगा, कॉन्वेक्स सेट होगा। ये मैंने वीडियो बता रखा है स्टूडेंट, जो मैंने एक बड़ी वीडियो बनाई है आपके लिए, एलपीपी की, मतलब ऑपरेशन रिसर्च की, उस वीडियो को देख लेना आप लोग। ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, क्योंकि देखो ये पॉइंट बाहर निकल जाएंगे, तो कॉन्वेक्स सेट नहीं है। इन सब का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और लैम्डा की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। कहाँ गया ये रहा, सॉरी, 0 0 से बड़ी। द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ अ कॉन्वेक्स सेट फिजिकल सॉल्यूशन आर कैसे होते हैं, फाइनाइट नंबर। ये कॉन्वेक्स होगा क्योंकि सम कॉन्वेक्स होता है। कंडीशन पूछिए इसमें से कौन सा कॉन्वेक्स है, तो दोनों कॉन्वेक्स हैं। ये भी कॉन्वेक्स है, इनसाइड है, तो एवरी पॉइंट इज अ सर्कमफ्रेंस, गलत, अंदर होंगे उसके, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, तो उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस टाइप का होगा। सेट ये भी कॉन्वेक्स है, साफ साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि इनसाइड पॉइंट है सर्कल के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, तो इसमें से देख सकते हैं आप, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ये पूछा है ना वर्टेक्स कौन सा निकल के आएगा, तो आप देख सकते हैं इसका 0,0 प्लॉट करिए, 0,1 प्लॉट करिए, 1,0 प्लॉट करिए, तो एक ट्रायंगल बनना है, क्या बनना है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल वाले पॉइंट करो ये रहे, तो यहाँ सी हो जाएगा। ऐसे इसका लीनियर कॉम्बिनेशन चेक करना है, 0 0 2.0, तो ये हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग ई स्क्वायर इज नॉट कॉन्वेक्स सेट, इनमें से कौन सा सेट कॉन्वेक्स नहीं है? तो को जब भी लेस देन और एक साथ ग्रेटर देन दिखाई दे तो कॉन्वेक्स सेट नहीं होता है। क्या यूनियन जरूरी है? जरूरी नहीं है, ये गलत है मेरे हिसाब से। इज यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट नेसेसरी इज कॉन्वेक्स, गलत। हो भी सकता है और नहीं भी, उसका सही है, मे और मे नॉट भी, ठीक। द क्लोज सेट हमेशा कॉन्वेक्स सेट होता है, एल सेट। अब देखिए जब भी आपको इस टाइप का सवाल दिखाई दे तो आप यहाँ पर इसकी ऑप्शन रख के देख लीजिए, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे ज्यादा आंसर कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? 60, तो ये आंसर ही हो जाएगा। सबसे ज्यादा आंसर कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला, तो यहाँ सही हो जाएगा। मैक्सिमम वाला आंसर हो जाता है ज्यादा से ज्यादा केस में। ये तो क्वेश्चन बेटा आपको सॉल्व ही करने पड़ेंगे सर, ये तो क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में, छोड़ो इनको। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे हमेशा। द जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग एलपीपी, जनरल मेथड में सिंपलेक्स मेथड काम करता है, ये सवाल आएगा पक्का। सिंपलेक्स मेथड टू सॉल्व एलपीपी वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था? जॉर्ज डैनिंग ने। ये भी सवाल पूछा जाएगा आपसे। इन सिंपलेक्स मेथड ऑल वेरिएबल मस्ट बी, कैसे होने चाहिए? नॉन नेगेटिव होने चाहिए। टू सॉल्व एलपीपी बाय सिंपलेक्स मेथड ऑल वी शुड बी, कैसे होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव। In LPP, if in the final delta J less than equal to 0, then optimum solution is, तो कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। If in the simplex table delta J less than equal to 0 हुआ तो कैसा होगा? ऑप्टिमल होगा, इसी को ध्यान रखना। बिगेन मेथड में क्या होता है? वेरी लार्ज, बिगेन मतलब वेरी लार्ज प्राइस, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, अगर यहाँ पर बोले आपसे कि x1 x2 अनरेस्ट्रिक्टेड है, कौन अनरेस्ट्रिक्टेड हो? जब भी कोई चीज अनरेस्ट्रिक्टेड होती है तो x2 अनरेस्ट्रिक्टेड है, तो x2 को x2 डैश माइनस x2 का डबल डैश से रिप्लेस कर देते हैं। टू कन्वर्ट अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मैक्सिमाइजेशन एलपीपी, तो क्या होना चाहिए उसका आंसर? हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। फेज वन में हमेशा हम सॉल्यूशन निकालते हैं, उसका आर्टिफिशियल वैल्यू उठाते हैं। फेज वन क्या करते हैं? आर्टिफिशियल वैल्यू उठाते हैं। इफ द गिवन फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल देन बेसिक सॉल्यूशन इज, कैसा होना चाहिए? ऑप्टिमल होना चाहिए। 66 का जो पूछ रहा है डेल्टा ई कैसे होना चाहिए? जीरो से बड़े होना चाहिए। विगेम मेथड को किसने डेवलप किया था? ध्यान रखना, ए चार्ल्स ने। टू फेज मेथड इज गिवन बाय, किसने टू फेज दिया था? डेनिंग ने, और वो भी वॉल्फ ने। सी आई जे माने जीरो का मतलब क्या है? कि अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन मिल रहा है आपको। इफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज डिजेनरेट देन, कब? तब जब देयर इज अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन आर पॉसिबल। एम के लिए हम हमेशा माइनस एम कॉस्ट लेते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। एफ एक्स इज द कॉन्वेक्स है, देन माइनस एफ एक्स कैसा हो जाएगा? कॉनकेव। माइनस साइन गुणा करोगे तो कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो जाएगा। जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आ रहा है तो कैसा होगा? आर्टिफिशियल वेरिएबल जुड़ेगा। बिग एम के लिए कंडीशन देखेंगे तो क्या होना चाहिए आपके स्टूडेंट? जीरो जीरो माइनस एम रेस्पेक्टिवली। फेज वन में क्या करते हैं हम लोग? हमेशा ध्यान रखना, देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन इस केस में। कब? जब आर्टिफिशियल वेरिएबल उसमें रह जाए। जब भी उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल रह जाता है तो ध्यान रखना उसका नो सॉल्यूशन आएगा। अगर ये वैल्यू जीरो से बड़ी आती है, ध्यान रखना सॉल्यूशन डिजेनरेट होगा। अगर ये वैल्यू जीरो से बड़ी आती है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? अनबाउंडेड होगा। और जीरो छोटी आएगी तो सॉल्यूशन बाउंडेड होगा। अब बेसिक सॉल्यूशन की बात करें तो कैसा होगा? ये वैल्यू जीरो से बड़ी आनी चाहिए। एलपीयू को कब डेवलप किया था? जब हमारा देश आजाद हुआ था। In a simplex table, if the value of basic variable appears with a negative sign, तो क्या आंसर आएगा इसका? The solution is unbounded. When we solve the simultaneous linear equation, तो ध्यान रखना उसमें वन और माइनस वन। कब? जब भी आप आर्टिफिशियल वैल्यू लेते हो तब लेते हैं इसका। सी जे माइनस जेड जे की बात करें तो इसका नो, इट्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन आएगा ऑप्शन नंबर सी, वन बेसिक वेरिएबल होना चाहिए। इस टाइप के सवाल तो एग्जाम में कम ही पूछे जाएंगे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन एन एलपीपी एंड बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, तो क्या होगा? बेसिक वेरिएबल कहलाता है।
ये सवाल पूछा जाएगा आपसे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए। The procedure which prevent cycling this the degeneration. The model to resolve degeneracy, ध्यान रखना है सवाल वो है जो पेपर में पूछे जाएंगे आपसे। और नॉन डिजेनरेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसा होना, बेसिक वेरिएबल सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ध्यान रखना। अ डिजेनरेट सॉल्यूशन कैन नॉट बी ऑप्टिमल। डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसका कंडीशन क्या है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिलना है। इफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज डिजेनरेट देन, तो कैसा होगा, नन ऑफ दीज। अगर ये वैल्यू जीरो से बड़ी आ रही है, ध्यान रखना डिजेनरेट बनना है। और नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन बिकम डिजेनरेट कब, जब नॉट यूनिक। एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन एलपीपी, अगर ये सारे के सारे जीरो तो उसका राइट आंसर आएगा बी। रख के देख लेना ऑप्शन, शॉर्ट से कर जाएगा। वन और मोर देन बेसिक वेरिएबल इन बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन इज जीरो देन, तो क्या आंसर आना चाहिए, डिजेनरेट। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, इफ द चॉइस ऑफ आउट गोइंग वेक्टर दिस, तो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, डिजेनरेट सॉल्यूशन। व्हेन द सक्सेसिव इटरेशन, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्राइंग साइक्लिंग कहते हैं उसे। एन ऑप्टिमल डिजेनरेट सॉल्यूशन मे बी ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से, डिजेनरेट सॉल्यूशन से। द डिजेनरेसी मे बी अपीयर कहाँ, जीरो सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, इफ सम कंपोनेंट दे रखे हैं तो उसके कैसा होगा, मे बी आल्सो डिजेनरेट हो सकता है। रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड, ये वाला सवाल पूछा जाएगा कब, स्ट्रीमलाइन ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड। व्हेन द सिंप्लेक्स मेथड इज अप्लाइड टू जनरेट, इसके लिए मे और रिमेन अनचेंज। ये तीन चार सवाल है सिंपल रिवाइज सिंप्लेक्स के, ये पूछे जाएंगे आपसे 100%। ये वाले सवाल 101% पूछे जाएंगे, इसको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है, ये वाले सवाल। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में देखें तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, सरप्लस वेरिएबल आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है। इन स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट फेज डिवाइड सिंप्लेक्स मेथड डू नॉट नीड क्या, आर्टिफिशियल वेरिएबल की। ये सवाल वो सवाल है स्टूडेंट जो पेपर में पूछे जाने हैं, ध्यान रखना इस चीज को। आर्टिफिशियल वेरिएबल, नंबर ऑफ एडिशनल कंस्ट्रेंट, तो उसका आंसर होगा 2। नंबर ऑफ दिस, तो उसका आंसर होगा 1, ध्यान रखना। फेज 2 की बात करें तो 2 आंसर देना है, फेज 1 की बात करें तो आंसर 1 देना है इसका। फेज 1 की बात करें तब भी आंसर कंस्टेंट 1 ही होगा वहां पर इसका, ठीक है। हाँ देखो, फेज 1 की बात कर रहा है तो बी 1 होगा आंसर इसका, ठीक है। फेज 2 की बात कर रहा है तो उसका आंसर बी 2 होगा। फेज 2 की बात कर रहा है तो उसका आंसर बी 2 होगा। इन रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड द इनवर्स ऑफ द करंट इज, तो इसका आंसर होगा बेसिक मैट्रिक्स। इसका आंसर होगा बी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ द स्टैंडर्ड प्राइमल किसमें दे रखा है, मिनिमाइजेशन में, तो कैसे होना चाहिए, ग्रेटर देन टाइप के। अगर मैक्सिमाइजेशन में होगा तो कैसे होना चाहिए, लेस देन टाइप के। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है डुअल के लिए, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। इफ द प्राइमल प्रॉब्लम हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन देन द डुअल प्रॉब्लम हैज, किसमें होना चाहिए, इधर नो सॉल्यूशन और अनबाउंडेड सॉल्यूशन। इफ द प्राइमल प्रॉब्लम इज इन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम देन डुअल ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ, कैसा होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन फॉर्म और मिनिमाइजेशन फॉर्म।
इफ द कंस्टेंट इन अ प्राइमल प्रॉब्लम, तो इसका आंसर होगा सी। द डुअल ऑफ अ डुअल इज, तो कैसा होगा, प्राइमल आंसर होगा इसका, डुअल का डुअल प्राइमल। ये सवाल कल 110% पूछा जाएगा। और ध्यान रखना, जब भी आपसे वैल्यू पूछे तो जेड पी छोटा होता है, जेड पी बड़ा होता है। प्राइमल छोटी होती है, डुअल बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन देख लेना आप स्टूडेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। के पॉजिटिव की बात कर रहा है, अंडरस्टैंड रहेगा। अभी मैं आपको एक वीडियो और कराऊंगा, उसमें आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटे मैंने आपके लिए। ये बराबर होना चाहिए कब, जब प्राइमल और रेस्पेक्टिवली दे रखे होता। इसका अनरेस्ट्रिक्टेड साइन रहेगा, ध्यान रखना। जब भी कैसा हो, इक्वालिटी आएगी, ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा पेपर में कल ये। जब भी इक्वालिटी आएगी तो साइन कैसा आएगा, अनरेस्ट्रिक्टेड आएगा। अब देखो ये सवाल कैसा है, मिनिमाइजेशन का, तो आप ऑप्शन कैसा होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन में। तो इनको पहले कट करो। अब ये वाला 3 1 होना चाहिए कॉलम में, तो 3 1 कॉलम में, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ठीक है चलो। 2 1 कहाँ पर है, 2 3 है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। 2 1 कहाँ है, ये, तो इसका आंसर सही है। द रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ द प्राइमल इन द प्राइस वेक्टर, तो कैसा हो जाएगा इसका आंसर, डुअल। इन एन एलपीपी, तो इसका राइट आंसर होगा सी। देखो मैक्सिमाइजेशन में तो आंसर किस होना चाहिए, मिनिमाइजेशन में। तो ये कट करो पहले, तो ये कट करो। अब 3 5 होने चाहिए उसमें, तो 3 5 यहाँ पर भी है, 3 5 यहाँ नहीं है, तो ये कट हो जाएगा, तो बच्चा ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट। द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ प्राइमल एंड डुअल, तो कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए आंसर। अब इसको भी देख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट। द डुअल ऑफ एलपीपी मिनिमाइज जेड पी इक्वल टू सी एक्स दैन, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ध्यान रखना, मिनिमाइज मैक्सिमम भी लेस देन होना चाहिए, मिनिमाइज में ग्रेटर देन टाइप होता है। ये सवाल पूछा जाएगा आपसे, ये वाला सवाल आपसे पूछा जाएगा। इफ एनी वेरिएबल ऑफ प्राइमल इज अनरिस्ट्रिक्टेड साइन, तो अनरिस्ट्रिक्टेड साइन में होगा तो कैसा आएगा, हमेशा ध्यान रखना, इक्वलिटी आएगी। और अगर इक्वलिटी होगी तो अनरिस्ट्रिक्टेड आएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड है तो इक्वलिटी आएगी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट इज सिलेक्टनेस, तो सिलेक्टनेस है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, दोनों, यानी कि सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, द एडवांटेज इसके क्या है, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल हटाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें सी ऑप्शन नॉट करेक्ट। डुअलिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन, किसमें, सम में। ठीक है। शैडो प्राइस की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फॉर एनी प्राइमल एंड इट्स डुअल, तो कैसे होते हैं, ध्यान रखना। द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज सेम। द शैडो प्राइस, तो शैडो प्राइस सी होगी। डुअल सिंपलेक्स मेथड इज applicable to choose LPPs that start with किससे, is an infeasible solution से। The dual simplex method was discovered by किससे, CE लेम्के ने की थी। Which of one of the following statement is correct, ऑप्शन नंबर सी राइट होना चाहिए इसका। ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अगर ये एलपीपी अनबाउंडेड है तो उसका डुअल कैसा होगा, इनफिजिबल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एडिशनल गोमोरी कंस्टेंट की बात करें तो गोमोरी कंस्टेंट क्या आएगा, प्राइस वेक्टर दिस। तो गोमोरी कंस्टेंट इंटीजर प्रोग्रामिंग में काम करती है, पूछा सकता है, गोमोरी कसम आती है इंटीजर प्रोग्रामिंग में। द इनफिजिबल सॉल्यूशन की बात करें तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड में आ जाएगा। गोमोरी कटिंग प्लेन मेथड कब काम करता है, इंटीजर में, ध्यान रखना, इंटीजर में और मिक्स में। ये सवाल कल आपसे 101% पूछा जाएगा। ठीक है। ब्रांच एंड बाउंड मेथड भी क्या करता है, इंटीजर में काम करता है, ध्यान रखना, ये सवाल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, गोमोरी वाला और ब्रांच एंड बाउंड वाला। गोमोरी कटिंग प्लेन मेथड वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था, आर ई गोमोरी ने। एन एल पी पी इज डिस्कवर्ड बाय, तो इंटीजर होगी इसका आंसर, ये भी आप देख लेना आप लोग, है ना। अब ब्रांच एंड बाउंड मेथड सॉल्व किसने किया था, ए एच लेट और डी जी ड्यू ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर भी ध्यान रख लेना आप लोग।
ये गोमोरी कटिंग का कंडीशन है, ये कंडीशन कल पूछी जाएगी। ये वाला सवाल 110% पूछा जाएगा, ये वाला ध्यान देना, 110%।